बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के चौथवें लेक्चर में आज हमने एटॉमिक साइज़ को डिस्कस करना है। एटम के साइज़ को डिफ़ाइन करना बहुत अहम है, क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक रिलेशंस स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं एटम के साइज़ के साथ। एक्चुअली एटम का साइज़ आइसोलेटेड फॉर्म में, या एटम जब आइसोलेटेड है तो उसका साइज़ जो है ना वो आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। कभी हमने हाइड्रोजन को पढ़ा तो बताया कि जब हाइड्रोजन को एक्साइट किया तो उसके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले गए, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन जिस लेवल के हिसाब से, एनर्जी लेवल मतलब शेल के हिसाब से या ऑर्बिट के हिसाब से जैसी एनर्जी रखता है वहीं चला जाता है, बिकॉज द शेल्स ऑर्बिट्स आर एनर्जी लेवल्स आर हाईली क्वांटाइज्ड। तो ये बातें हमने सीखी हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है, फर्स्ट शेल में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी। ठीक है। एटॉमिक साइज से रिलेटेड हम कुछ बातें सीखेंगे कि एटॉमिक रेडियाई, बेसिकली एटॉमिक रेडियाई थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में कोवेलेंट रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, वंडर वाल्स रेडियाई, इनसे सारी बातें इनसे रिलेटेड होंगी। फिलहाल कुछ जो बुनियादी बातें, एटॉमिक रेडियाई जिसमें कोवेलेंट रेडियाई अलग है, आयोनिक रेडियाई अलग है और कोवेलेंट रेडियाई अलग है। और ये डिपेंड करते हैं, एटम का साइज डिपेंड करता है कंपाउंड के ऊपर। वन बाय वन ये सारी बातें आप समझ जाओगे। एटॉमिक साइज बहुत अहम है, और एटॉमिक साइज को बयान करने के लिए एक बात मैंने समझाई थी आपको। जिस तरह एटम को स्फेरिकली एज्यूम्ड किया था, मॉलिक्यूल को भी हमने स्फेरिकली एज्यूम किया था। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। फॉर द मेजरमेंट्स एटम एज्यूम टू बी स्फेरिकल। वो सोमरफेल्ड का मॉडल नहीं जहन में लेके आना कि जो एटम था वो तो एलिप्सॉइडल मैनर में है, या इलेक्ट्रॉन तो एलिप्टिकल पाथ में अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो अवेलेबल इन द वन फोकी ऑफ एलिप्स। वो एक एडिशनल स्ट्रक्चर है हमारे पास, लेकिन हमने जब साइज पढ़ना है एटम का तो एटम को अज्यूम करना है स्फेरिकल इन नेचर। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करते हैं। एटॉमिक रेडियस होता क्या है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल आर द वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। कि किसी एक एटम का जो सबसे बैरूनी शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वहां से लेकर न्यूक्लियस का जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि एटम का जो रेडियस है ना वो प्रिसाइजली मेजर नहीं हो सकता। आप एक्यूरेटली उसे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एटम की कोई शार्प बाउंड्री है ही नहीं। कभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में पाया जाता है तो उसकी एक रीज़न है, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल। अगर दोनों के दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और शेल की एनर्जी, वो अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन उसी शेल में करेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्साइड किया वो हायर एनर्जी लेवल में, इलेक्ट्रॉन को और एक्साइड किया उससे हायर एनर्जी लेवल में, टू द इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स। तो इसीलिए एटम का जो एक्यूरेट साइज मेजर करना है ना आइसोलेटेड एटम का, वो बहुत मुश्किल, क्योंकि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है एटम की। जैसा कि हम ये बातें कर चुके हैं लाइमन, बेलमर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफर्न सीरीज, ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन द एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजर ऑफ एटॉमिक रेडियस। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ, हम कुछ फिजिकल मेथड लगा के बॉन्ड फॉर्मेशन को देखते हुए कोशिश करेंगे कि जो एटम के साइज़ है उनको प्रिसाइजली डिफाइन कर सकें। हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, प्रिसाइजली उनको मेजर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड इन द वेरियस शेल्स डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। के इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के हिसाब से कहीं भी पाया जा सकता है, उसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बाउंड्री डेफिनेट नहीं है तो एटम का साइज भी डेफिनेट नहीं है। दूसरी रीज़न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एटम का साइज मेजर क्यों नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आर द साइज ऑफ द चार्ज इज नॉट कांस्टेंट। कि किसी एक एटम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड देखें, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें, या उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें ना, वो कांस्टेंट नहीं रहता। सोडियम टू द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन टू द फ्लोरीन, ये बातें हम लास्ट लेक्चर में शायद आपको बता चुके हैं। इन दोनों में हाइड्रोजन एटम का बिहेवियर एक जैसा नहीं है। यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यहाँ उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ होता है तो हाइड्राइड जैसा बिहेव करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है तो प्रोटॉन जैसा बिहेव करता है।
और हमने कभी पढ़ा था कि एनाइन का साइज़ आगे भी डिस्कस कर लेना कि एनाइन का साइज़ केटाइन के साइज़ से हमेशा बड़ा होता है। एनाइन का साइज़ मतलब यहाँ पे हाइड्राइड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो यहाँ इसका साइज़ बड़ा है, यहाँ इसका साइज़ छोटा है। इसकी आगे हम ओवरऑल केटाइनिक साइज़ और एनाइनिक साइज़ हमने स्टडी करने हैं। इन द सिंपल वर्ड्स, इन द फर्स्ट और द फ्यूर स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड साइज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कांस्टेंट। हाइड्रोजन दोनों में है, लेकिन हाइड्रोजन दोनों में, इन दोनों सिचुएशंस में हाइड्रोजन का बिहेवियर डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका साइज डिफरेंट है, इसका साइज डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन के साइजेस डिफरेंट है ड्यू टू द एनवायरनमेंट। आगे हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कर सकें मज़ीद प्रिसाइजली और देखें कि हम इसको डिटर्मिन कैसे कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस में देखते हैं कि एटम को आइसोलेटेड फॉर्म में तो आप ना कभी भी उसके साइज़ के ऊपर बहस नहीं कर सकते। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि अगर दो एक जैसे एटम आपस में ज्वाइन हो जाएं, वो बॉन्ड बना लें। बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होता है कि उनके एटम किसी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उस शेल में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि मज़ीद हायर लेवल्स में जाने की कोशिश नहीं करते। जहाँ पे हैं वहीं बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबलाइज करवा लेते हैं बाय लोअरिंग द एनर्जी। द एटम्स दैट आर जॉइंड टुगेदर आइदर बाय कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड आर एनालाइज्ड बाय द एक्सरेज और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट। जो एटम्स आपस में ज्वाइन है कोवेलेंटली या आयोनिकली, आप उनकी बॉन्ड डिस्टेंसेस को फाइंड कर सकते हैं एक्सरे से और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स। इसमें हमारे पास काफ़ी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट हैं, जिसमें हम IR देखते हैं, UV विजिबल रीजन में देखते हैं, एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन। तो फिलहाल अभी सिर्फ नाम है हमारा इस सिलेबस में, तो हम नाम ही स्टडी करेंगे कि हम बॉन्ड डिस्टेंसेस को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरेज एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स। ये साइंटिफिक मेजरमेंट्स हैं। अब कोवेलेंट रेडियस की थोड़ी सी हम इलस्ट्रेशन करते हैं कि कोवेलेंट रेडियस होता क्या है। One of the half of the distance between the nuclei of the bonded atom joined covalently are said to be covalent radius। दो हाइड्रोजन एटम बिल्कुल एक जैसे, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बॉन्ड बना लिया। अब जब बॉन्ड बना, जैसे ही बॉन्ड बना, ये एक हाइड्रोजन एटम था, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम था, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। ये थी 75.4 पिकोमीटर। कब? हाइड्रोजन के केस में। हम अगर रेडियस निकाल लेना इतना, तो हमें एटम का साइज़ भी पता चल जाता है। ये देखें, तो एटम का साइज़ बेसिकली क्या है, हमने अभी स्टडी किया। एटम का साइज़ बेसिकली उसका रेडियस ही है। न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जो टोटल फासला है वो रेडियस है, और जो रेडियस है यही बेसिकली एटम के साइज़ को मेजर करता है। अगर रेडियस मालूम हो गया तो रेडियस का डबल हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास डायमीटर आ जाता है, और डायमीटर को अगर हम फाइंड कर लें तो हम एटम के साइज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा फोकस किसके ऊपर है? रेडियस के ऊपर। तो हम क्या करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो डिस्टेंस है उसको हाफ करते हैं। जब हाफ करते हैं तो हमें रेडियस मिल जाता है, इसका अलग मिल जाता है, इसका अलग मिल जाता है, जिसे हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। और कोवेलेंट रेडियाई फाइंड आउट होते हैं व्हेन द कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। अगर आयोनिक है तो वहाँ आयोनिक रेडियाई। अब अगर हम वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक रेडियाई पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स में और ग्रुप्स में स्टडी करें तो इंटरेस्टिंग है। पीरियड्स के अंदर जो एटॉमिक रेडियाई है ना वो डिक्रीज़ करता है। इसकी रीज़न है कि अगर हम मूव करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम गोज़ ऑन, अगर हम हाइड्रोजन और लिथियम को ही देख लें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, लिथियम की है 1s2 2s1। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक प्रोटॉन, इसके पास 3 प्रोटॉन। प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन गोज़ ऑन। तो जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने कभी ये बात सीखी थी कि पीरियड के अंदर मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ते हैं, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिमेन्स सेम। पीरियड के अंदर किसी शेल का इजाफा नहीं होना, पीरियड के अंदर कभी भी शेल का इजाफा नहीं होना।
दूसरा पीरियड ले लें, तीसरा पीरियड ले लें, आप शेल्स की तादाद हमेशा कांस्टेंट रहती है कि पहला एलिमेंट जो लेफ़्ट टू द बॉटम है और वो एलिमेंट जो राइट टू द बॉटम है, एक्सट्रीम राइट टू द बॉटम है, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। सिर्फ इजाफा किस में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में और प्रोटॉन की तादाद में। जब प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होती है तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है, और जब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि एटम का साइज़ श्रिंक करेगा, डिक्रीज़ करेगा। एटम कोशिश करेगा कि वो न्यूक्लियस से करीब रहे, क्योंकि अट्रैक्शन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट दे गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से एटम का साइज डिक्रीज करता चला जाता है। रिमेंबर, व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट इन द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक रेडियाई ऑलवेज डिक्रीजेस। लेकिन ये ट्रेंड इतना कांस्टेंट नहीं है। आप कहें कि हर पीरियड के लिए तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस होती हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज दैट इंक्रीजेस इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन पुल टुवर्ड द न्यूक्लियस, हैंस द एटॉमिक रेडियाई आर डिक्रीज। ये अभी आपको समझाई बात। अब यहाँ दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक शील्डिंग इफेक्ट है और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट है। पहले शील्डिंग इफेक्ट बताता हूँ आपको। आपकी बुक में दोनों को सेम कहा है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि अगर बिल्कुल आसान पढ़ें, द इफेक्ट दैट इज़ कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ शेल्स टूवर्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन सपोज करें पहले शेल में पड़ा है, एक दूसरे में पड़ा है, एक तीसरे में पड़ा है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है वो पहले शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, फिर उससे कम दूसरे वाला, उससे तीसरे वाला। अब बैरूनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी अट्रैक्शन कम होती चली जाती है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे अट्रैक्शन कम होती चली जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के साथ ही आपको एक और फिनोमिना पढ़ा दूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। गौर से देखिएगा इसे। अगर आप किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सपोज करें बढ़ती जा रही है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ेगी, इनकी आपस में भी रिपल्शन बढ़ेगी, और जो लोअर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अपर लेवल के इलेक्ट्रॉन से भी रिपल्शन बढ़ेगी। और एटम कोशिश करेगा कि इस रिपल्शन की वजह से अपना साइज़ क्या करे, एक्सपेंड करे, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे रिपल्शन भी बढ़ती चली जाएगी। और रिपल्शन बढ़ने की वजह से अगर ये देखें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं घूमते घूमते, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिपेल्स विद ईच अदर, देयरफॉर द साइज ऑफ एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है तो एक नया फिनोमिना भी हमारी समझ में आता है जो आएगा 3D और 4D एलिमेंट्स में। ये आगे वाले जो ग्रुप्स हैं, हायर ग्रुप्स हैं या लार्जर ग्रुप्स हैं, उनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और चौथे डी के जो हैं वो यूट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, प्लाडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। इन एलिमेंट का ट्रेंड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि अगर आप गौर करें तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर, ये अभी बातें वैसे मैंने आगे लिखी हुई हैं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, जिंक का 30 है। तो इसका साइज़ जिंक का ना बहुत डिक्रीज़ करना चाहिए, कि मैंने कहा कि शुरू में जो साइज़ है वो कम होता है, ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ती है, साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट ख़ास तौर पर 3D और 4D, ये 3D है जो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है, और जो 4D है वो यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक है। ठीक है, तो इनमें ना ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है, उतना साइज डिक्रीज नहीं करता जितना होना चाहिए था। रीज़न क्या है कि जैसे जैसे आप हायर एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन भी बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन बढ़ेगी तो एटम का साइज एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है 15 टू ऑनवर्ड,
जितना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, नो डाउट प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, लेकिन प्रोटॉन के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन उससे न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन भी बढ़ती है। तो इसीलिए वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर ज़्यादा हैं उनमें ये बिहेवियर कि एलिमेंट हमेशा पीरियड के अंदर अपने साइज़ को कम करते हैं, ये बिहेवियर इतना कांस्टेंट नहीं रहता। और ये इलेक्ट्रॉन जो आपस में रिपल्शन करते हैं इस शेल के साथ, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी रिपल्शन आपस में वेब्ड है, जिनकी रिपल्शन आपस में बढ़ती जाती है एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग। अच्छा चलिए, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन के आपस में रिपल्शन की वजह से जो इफेक्ट होता है वो स्क्रीनिंग है, और सिर्फ शेल्स के बढ़ने की वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम हो जाती है, ये फिनोमिना कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ी तो साइज बढ़ने की कोशिश करता है, ये इफेक्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और ये वाला इफेक्ट कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। डिक्रीज इन द रेडियाई इन द सेकेंड पीरियड इज मच प्रोमिनेंट। जो दूसरा पीरियड है ना उसमें बात ठीक है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा, प्रोटॉन की तादाद बढ़ी, प्रोटॉन की तादाद बढ़ी तो एटम का साइज श्रिंक हो गया, लेकिन ये बात हमेशा ठीक नहीं है। लेस प्रोमिनेंट बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3D एंड 4D सीरीज। 3D एंड 4D सीरीज मैंने बताया कि जिसमें तीसरा डी इन्वॉल्व होता है, ख़ास तौर पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम से ऑनवर्ड, और जिसमें चौथा डी इन्वॉल्व है उसे 4D कहते हैं। इनमें जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देखें। द केस इज डिफरेंट ड्यू टू द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन मैंने अभी आपको समझाए कि जब एक न्यूक्लियस के अंदर बेशक प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, प्रोटॉन की तादाद बढ़ने की वजह से बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी तो बढ़ती है ना। इन जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने की वजह से इनकी आपस में रिपल्शन भी बढ़ती है, और तादाद बढ़ने की वजह से जब ये दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन के आमने सामने आते हैं तो रिपल्शन तब भी बढ़ती है, जिसकी वजह से एटम का साइज उतना श्रिंक नहीं कर पाता जितना करना चाहिए था। इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो 3D स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक तक जाता है और 4D जिट्रियम से लेकर कैडमियम तक जाता है, उसमें यह बिहेवियर कांस्टेंट नहीं रहता कि साइज इतना डिक्रीज नहीं करता। अगर आप ग्रुप के अंदर देखें तो ग्रुप की जो है वो बिल्कुल आसान है। एटॉमिक रेडियाई बढ़ते जाते हैं क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाता है और न्यूक्लियर पुल कम होती चली जाती है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम की तरफ आएँ। हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 1s2, 2s1, ये मैंने फर्स्ट ए लिया है। सोडियम ये 3s1, 4s1, 5, ये जो शुरू में लफ्ज़ लिखता हूँ या आपको नंबर लिख के देता हूँ, इट इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके पास एक शेल, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करोगे हर एक एलिमेंट ग्रुप के अंदर दूसरे एलिमेंट से एक शेल कम रखता है, दूसरा उससे ज़्यादा, तीसरा उससे ज़्यादा, चौथा उससे ज़्यादा, पांचवा उससे ज़्यादा। तो शेल्स बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से इंटरवेनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, और एटम का साइज इंक्रीज करता चला जाता है। इन सारी बातों के बाद दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ऑर्बिट शील्डिंग और इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। ऑर्बिट शील्डिंग क्या है? न्यूक्लियस की बैरूनी शेल से अट्रैक्शन कम हो जाना। क्यों? शेल्स बढ़ने की वजह से। और इलेक्ट्रॉन शील्डिंग क्या है? प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन से कशिश कम हो जाना, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने की वजह से। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इज आल्सो सेड टू बी स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये इन बातों में थोड़ा सा फ़र्क है, ये आपने याद रखना है। लेकिन एनी हो, जहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जहाँ पे शेल्स बढ़ते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वहाँ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में मैक्सिमम रिपल्शन रखते हैं और एटम के साइज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है कोवेलेंट रेडियाई, आयोनिक रेडियाई और उनसे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं हम इंशाल्लाह उनको सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि इनको 8 से 9 लेक्चर्स में
इस चैप्टर को वाइंड अप करें। अल्लाह हाफिज़।